नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HDIAS परिवार के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें पहले आपको बताया था कि मेंस का प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया है, मेंस प्रोग्राम जो स्टार्ट हो चुका है 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ से आपको तैयारी होने वाली है 2024 की। ये एक रथ चरपड़ा है जो आपकी सफलता तक आपको पहुंचा देगा। तो यहाँ पर क्या है, डेली आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है डेली लाए जाते हैं और आपको उनको बताया जाता है कि कैसे उनको लिखा जा सकता है। वो चीज करंट के आधार पर वहां पर क्वेश्चन चल रहे हैं, जो अलग क्लासेज जो है जो 6 बजे आपको प्राप्त होती है। वीडियो जो है प्रॉपर 6 बजे आपको मिल जाती है और ये क्लास आपको प्राप्त होगी 9 बजे। डेली आपको 9 बजे ये क्लास प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, आपको हिस्ट्री और पॉलिटी के सब्जेक्ट जो है वो कवर कराए जाएंगे। किस हिसाब से, आंसर राइटिंग। ऐसा कभी यूट्यूब पे नहीं हुआ है कि प्रॉपर 200 से 300 क्वेश्चन को लिख के बता के उनको सोल्व करके उनकी पृष्ठभूमि, उनके पॉइंट्स, उनके निष्कर्ष, सब चीजें आपको दे के, यानी कि 200 से 300 टॉपिक आपको बता के हिस्ट्री। और मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की ये बात कर रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं कि हिस्ट्री और पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है। हिस्ट्री का जो है 2 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आज ये पॉलिटी की क्लास है। ऐसे ही हिस्ट्री पॉलिटी चलती चली जाएगी और जब हिस्ट्री और पॉलिटी के सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तब हम अन्य सब्जेक्ट लेंगे और उनको भी आपको पूरा कराएंगे। 2024 में जो भी बंदा एग्जाम देने वाला है या जो भी लड़की एग्जाम देने वाली है, जो भी एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो सबके लिए ये क्लासेज है। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इन वीडियोस को, क्योंकि ये जो है उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इनकी जरूरत है, जो कहानियां पढ़ रहे हैं, जिनको बुक्स और नोट्स पढ़ने के बाद ये भी लगता है कि भाई मैं क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखूं, कैसे इस चीज को तैयार करूं। किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है, उसकी शुरुआत करनी, उसका पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं। मेरे पास नॉलेज के लिए 1000-2000 उस टॉपिक से संबंधित वर्ड होते हैं, मगर उसको 250 वर्ड में लिखना, उसको 150 वर्ड में लिखना, कैसे लिखूं यार, उस चीज को कैसे कम करूं। उनके लगातार वो जिसको दिल में क्वेश्चन उठते हैं ना, कि वो बोलता है कि मेरे पास ऐसा नहीं है कि आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने पढ़ा है, मैंने बुक्स पढ़ी है और जहां से मुझे क्लासेस दी है वहां पर कहानियां बताई गई हैं और कहानियों में मुझे इतना ही चीज है कि हाँ, नॉलेज तो मेरे पास हो गई। मेरे पास इस टॉपिक से संबंधित जो आप पूछ रहे हैं, जहां से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1 से 2 हजार वर्ड में लिख सकता हूँ सर। मगर ऐसे कैसे लिखूं, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एग्जैक्ट आंसर, उसकी पृष्ठभूमि, उसके वे पॉइंट जो एग्जैक्टली पूछे गए हैं, उसको 250 वर्ड में कैसे लेके आऊं, उसको 150 वर्ड में कैसे लेके आऊं। तो जिनके दिल में ये चीज है ना, जो बता भी नहीं पाते हैं काफी बंदे, उनका सबका सोल्यूशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आइए आज के पॉलिटी के दो क्वेश्चन जो है, जो कि महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वो कौन कौन से हैं, आइए वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष विद्यमान जो चुनौतियां हैं, जो अवसर है, उनका विश्लेषण हमें करना है। किसकी बात हो रही है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है। और किसके लिए, भारत के लिए। और किसके सामने चुनौती है, भारत के सामने चुनौती है। इस क्षेत्र को लेके क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या हमारे सामने अवसर हैं, तो दोनों का विश्लेषण हमें करना है। ठीक है, भारत इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों का लाभ किस प्रकार उठा सकता है। एक क्वेश्चन है, एक क्षेत्र है। ठीक है, भारत के समक्ष ये क्षेत्र, तो इस क्षेत्र संबंधित हमारे सामने क्या चुनौतियां और अवसर, यानी कि ये ऐसा टॉपिक है, यदि आप थोड़ा सीरियस हैं अपने एग्जाम के प्रति, तो आपको पता होगा करंट में लगातार ये क्षेत्र बना रहता है किसी न किसी कारण से। तो इससे संबंधित आपको 3 पॉइंट एक ही क्वेश्चन से मिल रहे हैं। क्या कि भारत के सामने इस क्षेत्र को लेके क्या चुनौतियां हैं, तो कुछ कभी भी कैसे भी वो चुनौती पूछे तो वो पॉइंट आपको मिल गए, अवसर क्या है वो आपको मिल गए, और रणनीतिक और आर्थिक हितों का लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं, बेनिफिट क्या है, कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं, ये पॉइंट आपको एक ही क्वेश्चन से मिल रहे हैं। और अभी ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन हम कवर कराएंगे कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि ये चीजें आपको कैसी लग रही हैं जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को शेयर कीजिएगा, इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा कि काफी जो है अन्य बच्चे हैं उनको भी हेल्प पहुंच सके, उनका भी कुछ भला हो सके। तो कर भला तो हो भला, ये चीजें आपको सुनी होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। डिजिटल युग में ऑनलाइन मुक्त भाषण, यानी कि जब आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप वीडियोस के माध्यम से रखते हैं, तो वो चीज की बात हो रही है जो लगातार आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पता नहीं कहां का सोशल मीडिया आप लगे रहते हैं, उससे ही संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, देखना
और अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेके चलना, आज उसमें अंतर देखिएगा। ठीक है, डिजिटल युग में ऑनलाइन मुक्त भाषण यानी कि निहितार्थ पर चर्चा कीजिए और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को बताते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों की बढ़ावा देने में इसकी भूमिका क्या है, ठीक है, उसको बताते हुए हमें क्या करना है, विनियमन और शासन के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण करना है। इससे संबंधित चुनौतियां भी हम देखेंगे, एग्जैक्टली ये क्या चीज है, उसमें हम प्रश्न में बता देंगे। ठीक है, लोकतंत्र कैसे बढ़ावा देता है, इसकी भूमिका क्या है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो पॉइंट हम वहां पर रख देंगे और उसके बाद बताएंगे भाई बेनिफिट जरूर है, चुनौतियां भी हैं, तो ये भी हम चीज बताएंगे। अब ये आप यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो या कुछ भी देखते हो, यहाँ पर तैयारी चल रही है तो यहाँ पर मस्त तरीके से तैयारी ही चलेगी। यहाँ पर सिलेक्शन होंगे बच्चों के, तो जिनको आपको सिलेक्शन चाहिए, आपका कोई रिश्तेदार है, अपने दोस्त यार है यार, किसी की हेल्प भी करनी चाहिए, तो वहां तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए, इन वीडियो को पहुंचा दीजिए प्लीज। ये हम आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, प्लीज इस चैनल को पहुंचा दें, उनको जरूरत है। वो कहानियों और इस तरह की चीजों से परेशान आ चुके हैं, वो परेशान है इस चीज से कि भाई कैसे मैं क्वेश्चन को लिखूं यार, कैसे पॉइंट दूं और टॉपिक को कैसे लिखूं, कहानियां बताई जाती हैं, फिर ऐसा लगता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता है, पढ़ने के बाद मुझे कुछ नहीं पता है, कैसे लिखूं, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पता है और कुछ भी नहीं पता है। तो ये प्रॉब्लम जिस जिसके साथ है वो यहाँ पर खत्म होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बात इस क्षेत्र की हो रही है, भारत की बात हो रही है, उसके समक्ष जो है क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके सामने क्या अवसर है, उसका विश्लेषण हमें करना है, और रणनीतिक और आर्थिक हितों का लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं ये हमें देखना है। तो 3 पॉइंट देखने हैं, शुरुआत करते हैं। हिंद प्रशांत शब्द को दो महासागरों के परस्पर समन्वय से संबंधित और इस क्षेत्र में एक प्रमुख हितधारक के रूप में भारत की भूमिका निर्णायक है। बिल्कुल है, चीन के उदय और शक्ति असंतुलन की समुद्री विवादों के कारण जो है हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें विभिन्न देशों को ध्यान आकर्षित किया है। जब सच ने टांग अड़ानी स्टार्ट की है ना, तो ठीक है, ये क्या करता है, टांग अड़ाता है, भाई हमारा क्षेत्र है यार, हमने इस पर लाखों साल जो है शासन किया है, हजारों सा शासन किया है, और हमारा क्षेत्र है, हम इसको अच्छे से देखते हैं। उसको जो है विस्तारवादी जो नीति है चाइना की, वो यहाँ पर कुछ कांड कर रहा है, कभी बार अच्छा पिटेगा, तो वो आप पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि पृष्ठभूमि में क्या लिख सकते हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों ने स्थिरता बनाए रखने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक जो है स्थिरता का आकार देने में गहरी रुचि दिखाई है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है काफी चर्चाओं में रहता है, तो क्वेश्चन आना भी लाजमी है और हमसे संबंधित है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी घटना यदि वो हमसे कनेक्ट है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वहां से उस इशू से, उस घटना से, उस मुद्दे से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यदि पूछा जा सकता है तो हमारा वो टॉपिक, वो मुद्दा तैयार क्यों नहीं है, हमें एग्जाम देना है, सिलेक्शन लेना है, तो वो टॉपिक, वो मुद्दा हमारा तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो वो मुद्दा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं छोड़ेंगे जहां से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चुनौतियां, यानी कि हमसे बात की गई थी कि अवसर देखने हैं, चुनौती देखनी है और उसके बेनिफिट भी देखने हैं, तो पहले चुनौतियां देख लेते हैं कि हमारे सामने वायु क्षेत्र को लेके क्या क्या चुनौतियां हैं। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, यानी कि इस क्षेत्र में प्रभाव और नियंत्रण के लिए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी जो प्रमुख शक्तियां हैं उनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिल रही है। इससे संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में भारत के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ना होए और हम ना पिट जाएं। ठीक है, यानी कि दो झोटों की लड़ाई में झुंड ना पिट जाए, या फिर हमारा क्षेत्र है यार, तुम क्यों घुस रहे हो। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है, चुनौतियां हमारे सामने है। एक क्या है, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। एग्जाम परस्पेक्टिव से चलो चलते हैं। समुद्री सुरक्षा की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग गुजरते हैं, जिससे भारत को समुद्री डकैती, आतंकवाद, क्षेत्रीय विवाद से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इससे समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन की समग्रता प्रभावित होती है। ठीक है, अब बात किस पे कर ली, तो समुद्री सुरक्षा पे बात करें। दूसरा पॉइंट चुनौती ये भी हमारे सामने है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, आर्थिक एकीकरण। जटिल व्यापार समझौता, नियामक बाधाओं और देशों के बीच अलग अलग आर्थिक प्रणालियों के कारण जो है भारत को इस क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था का प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में बाधा का सामना करना पड़ता है। भाई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी,
समुद्री सुरक्षा हमारे लिए चुनौती है, आर्थिक एकीकरण भी हमारे लिए चुनौती है। ठीक है, तो ये चुनौतियां पॉइंट टू पॉइंट आप देते चलेंगे एग्जामिनर को कि भाई पकड़ता चल और नंबर देता चल। तो तू पकड़ अपने आंसर और हमें दे अपने आंसर। हम आईएएस वाईएएस बनने वाले हैं यार, हमें आईएएस वाईएएस बनना है। अपना काम अपने आप संभाल, हमारी चीज हमको दे, आईएएस जाने दे यार। बहुत काम है, देश के लिए बहुत कुछ करना है, तो कहाँ उलझे पड़े हो यार, किन चुनौतियों में उलझे पड़े हो। उन चुनौतियों को छोड़ो, इन चुनौतियों का हल करो। ये चुनौतियां जानो, इनका हल करो, ट्रेनिंग व्रेनिंग लो और देश के लिए कुछ संभालो यार, देश को संभालो। कहाँ लगे पड़े हो। ठीक है, बुनियादी ढांचे का विकास, अगले पॉइंट पे जाते हैं कि कनेक्टिविटी। बुनियादी ढांचे की कमी से भारत को आर्थिक अवसरों का फायदा उठाने में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके पास हो गए। अब बात करते हैं अवसर की। भाई चुनौतियां होंगी तो अवसर भी तो होंगे यार, ऐसा थोड़ी कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हर जगह ऐसा नहीं है यार, इतना बर्डन भी मत लिया करो, इतनी टेंशन भी मत लिया करो कि बस हमारी लाइफ में तो चुनौतियां चुनौतियां। भाई हम है ना, हम हैं। तो बताओ, कमेंट करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है, और लेके आ भी रहे हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते सब प्रॉब्लम्स को दूर करते चलेंगे, सिलेक्शन विलेक्शन लेते चलो, आईएएस वाईएएस बनते चलो और मौज लो यार, मौज लो। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष क्या क्या अवसर है, तो आइए अवसर पढ़ते हैं। ये भी पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आए तो अभी पॉइंट टू पॉइंट लिख लेगा, तो पता है ना कि एचएसडी वालों ने दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, तो पॉइंट टू पॉइंट लो। पहला पॉइंट क्या है कि रणनीतिक साझेदारी, यानी कि भारत के पास नियम आधारित अर्थ जो है व्यवस्था है, उसको बढ़ावा देने, नेविगेशन की समतलता को बनाए रखने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए इस क्षेत्र में जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ रणनीतिक साझे बनाने के अवसर हमारे पास हैं। तो क्या है, ये अवसर है, क्योंकि उसको क्या है, काउंटर करना है। और काउंटर कौन कर सकता है, वो भारत कर सकता है। किसकी हेल्प से, इन कंट्री की हेल्प से जिसके उसके साथ पहले ही प्रॉब्लम है। होते हैं ना कि लड़ाइयां बहुत सारों के साथ होती है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये सब दुश्मन है और ये हमारे दोस्त हैं। ये दुश्मन किसके हैं, चाइना के दुश्मन है, हमारे मत बना देना। ठीक है, ये चाइना के दुश्मन है इसलिए हमारे दोस्त है। ठीक है, तो हमारे इनके साथ पड़ती है, तो रणनीतिक साझेदारी की अवसर हमारे पास है, तो हम बेनिफिट उठाएंगे। आर्थिक समन्वय की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक आर्थिक संभावनाएं। भारत क्षेत्रीय व्यापार समझौते में सक्रिय रूप से भाग लेकर निवेश और व्यापार को बढ़ावा देकर बुनियादी ढांचे को विकास परियोजना में संलग्न होकर इसका लाभ उठा सकता है। अगला पॉइंट चलते हैं, सुरक्षा सहयोग। काफी बार आप ये चीजें देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं का सोल्यूशन होता है। तो इतना भी कठिन नहीं है यार जितना आप मानते हो। वीडियो को बार बार देखोगे तो यहाँ रट जाएंगी और उनको लगेगा कि ये पकड़, ये चीज है, ये ले, ये पकड़ है, ये ले। हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रॉब्लम्स है, ये चुनौतियां हैं वहां पे। अवसर क्या क्या है, ये है। उपाय क्या क्या कर सकते हैं या फिर हमें बेनिफिट क्या हो सकते हैं, ये उठा सकते हैं। प्रश्न में कैसे लिखोगे, ये ले। यार इतनी बार वीडियोस को देख लोगे और इतनी सारी बार जो है मैं आपको क्वेश्चन का ना कि क्या लगा, ये ले, उठा उठा, चल उठा और निकल। ठीक है, नहीं तो ये करना है जब कॉपी सामने आए ना मेंस के टाइम, तो ये पकड़, ये पकड़, ये पॉइंट्स पकड़। लेकिन आए 3 घंटे, ऐसे नहीं कि क्या लिखूं यार, शुरुआत कैसे करूं यार। जो पढ़ रहे हैं ना इधर उधर से, जो कहानियां सुन रहे हैं, तो कहानियां तो वहां पर पूछेगा नहीं। जब कहानियां नहीं लिख सकते तो आपके पास कहानियां हैं, कहानियां लिख नहीं सकते, तो आप इधर उधर ही वहां पर कहानियां दिमाग में घूमेंगे और आप इधर उधर देखोगे कि शुरुआत कैसे करूं, कौन कौन से पॉइंट दूं। मेरे पास 5000 वर्ड है, इतनी नॉलेज रखता हूं मैं इस टॉपिक के बारे में। रख भाई, आप उस टॉपिक के बारे में 5000 लिखो। हम बच्चों को सिर्फ 250 बता देंगे, 500 बता देंगे, और उसको पड़ेगी जरूरत 250 की या फिर 150 की, और उसके लिए वही इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक भी हम पढ़ाएंगे भाई, वो तेरी जो 5000 वाली नॉलेज है ना वो भी हम दे देंगे और ये भी दे देंगे, और आप लेते फिरो मौज। ठीक है, अब बात करते हैं सुरक्षा सहयोग पर, कि क्षेत्रीय साझेदारियों के साथ जो है सहयोगात्मक सुरक्षा पहल और सैन्य अभ्यास में भारत के सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलने के साथ साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए क्षमताओं में मजबूती आती है। सॉफ्ट पावर यानी कि डिप्लोमेसी, वो कैसे हो सकता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में देशों के साथ जो है भारत के सांस्कृतिक मतलब हमारी कोई टक्कर नहीं है, ऐतिहासिक संबंध सॉफ्ट पावर की नीति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो संस्कृति जो जुड़ाव हम लोगों के साथ है ना, वो अलग ही कनेक्शन है हमारे पास, क्योंकि उसकी कई हजारों साल से हमारे पास चीजें हैं। और जब इतना बड़ा होती है ना, इतना अभ्यास होता है किस चीज का, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, उसमें हमें कोई नहीं हरा सकता। आगे चलते हैं कि रणनीतिक और आर्थिक हितों का लाभ उठाना, तो वो कैसे उठा सकते हैं कि क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना, यानी कि क्वाड जैसी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ जो है
बहुपक्षीय मंच और शामिल होने से भारत में हितों को जोर देने के साथ जो है वो क्षेत्रीय स्थिरता योगदान कर सकते हैं। क्वाड जैसे हैं बहुत सारे संगठन हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो ये चीजें हो सकती है। अब बात करते हैं बुनियादी ढांचे का विकास, यानी कि क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाएं निवेश करके भारत जो है कनेक्टिविटी, व्यापार जो है, ये जो इनकी व्यापार हो रहा है उसको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है, और जिससे भारत के साथ इस क्षेत्र में अन्य देशों को लाभ होगा। अन्य देशों को लाभ होगा तो वो हमसे जुड़ाव महसूस करेगा, जुड़ाव महसूस करेगा तो इस क्षेत्र पे वो बोलेगा भाई भारत ही करे जो करे, ठीक है, वो हमारा अच्छा मित्र है। ये चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। व्यापार और निवेश सुविधाएं, यानी कि भारत ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में सक्रिय रूप से भाग लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ जो है व्यापार और निवेश बाद संबंधों को बढ़ावा देकर अपने आर्थिक हितों का लाभ उठा सकता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट हम उठा सकते हैं। अब बात करें रक्षा और समुद्री सहयोग की, तो समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करके साझेदारियों के साथ बीच में खुफिया जानकारी साझा करने से इस क्षेत्र में समुद्री स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये पॉइंट आप दे सकते हैं। आप चलते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, बता देते हैं निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। भारत के समक्ष हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों और अवसर दोनों ही, क्षेत्रीय साझेदारों के साथ रणनीतिक रूप से जुड़कर आर्थिक अवसरों का लाभ उठाकर सुरक्षा सहयोग बढ़ाकर और क्षेत्रीय पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेकर भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकता है। संतुलित दृष्टिकोण जैसे कि क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता हो, न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी, बल्कि क्या होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती जो गतिशीलता है उनमें एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में भारत स्थिति को मजबूती मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बात लिख सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में कम भी कर सकते हैं, अधिक पूछा जाए तो अधिक कर दीजिए। हमने अधिक के रूप में दिया है, इतनी लाइनें दे दी हैं कि इनमें से 2-4 लाइनें अच्छे से आप पकड़ लेंगे, आपका काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, सिलेक्शन लेना है। वो चुनौती अड़ रही है चाहे वो रिश्तेदारों की हो, वो चुनौती है चाहे वो जीएफ हो, वो चुनौती है चाहे वो पीएफ हो, कोई भी हो जो आपको बोलता है ना कि भाई नहीं होगा, आईएएस है, पीसीएस है, ये है वो है, एक दिन उनके ना सफलता बड़ा थप्पड़ मारना है। ऐसे नहीं मारना, सफलता लेके ना वो थप्पड़ होगा उनके मुंह पे कि भाई मैं कर सकता हूं, आप लोगों ने हमें ऐसा क्यों। उनको लगता है ना कि आप नहीं कर सकते, जब वो ताने मारते हैं चाहे वो रिश्तेदार हो, जीएफ हो, वो आपको बोलती है कि देख लेंगे क्या कर लेगा, देखते हैं क्या कर लेगा, बहुत आए बहुत गए, बहुत आए बहुत गए, हम अब आए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी अपने आप को कमजोर महसूस मत करना है कि ये मत करना कि भाई शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं। आप अभी आए हो, कभी अपने आप को कमजोर महसूस मत करो। आप किसका अंश हो यार, ये तो देख लो। शरीर को मत देखो, ये देखो कि भाई आप किसके अंश हो, उस भगवान के अंश हो, ठीक है। आप जिसको भी मानते हो आप उसके अंश हो यार, छोटे से, और वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप किसके अंश हो, इतनी बड़ी शक्ति के आप अंश हो यार। आप आत्मा मानते हैं ना हिंदू धर्म में कि हाँ आत्मा होती है। आप किसी भी धर्म बिलोंग करते हो तो आप किसके छत्र छाया में हो और किसके अंश हो, हमेशा याद रखना। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि वो चीज कमजोर नहीं है, या फिर आप किसी की छत्र छाया में हो वो भी चीज कमजोर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल युग में ऑनलाइन मुक्त भाषण, कुछ भी बोल देना वो चीज है, या फिर अपना बातें रखना के निहितार्थ पर चर्चा की। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका बताते हुए विनिमय और शासन के समक्ष उत्पन्न जो चुनौतियां हैं उनका परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी कि संविधान का अनुच्छेद 19 का एक सभी नागरिकों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑनलाइन मुक्त भाषण से तात्पर्य इंटरनेट पर अपनी राय एवं विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता से है। डिजिटल युग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्यक्तियों द्वारा अपनी राय व्यक्त करने और सार्वजनिक चर्चा में भाग लेने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। इसने लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे आप अपनी पृष्ठभूमि रख सकते हैं। और जिन चीजों का आप पूरा दिन यूज करते हैं फोन लैपटॉप में, आइए देख लेते हैं कि एक यूपीएससी स्प्रेड या फिर एक स्टेट पीछे देने वाला जो बंदा है वो इस चीज को कैसे देखना चाहिए।
डिजिटल युग में ऑनलाइन मुक्त भाषण की यानी आपने विचार प्रकट रखने की, जब आप विचार अच्छे से रख सकते हैं, उसमें यहाँ पर क्या भूमिका रखता है, क्या आप ऐसे बता पाएंगे? यदि आपसे पूछा जाए कि जिन चीजों का आप पूरा दिन यूज करते हैं उसकी भूमिका क्या है, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव होता है। तो एग्जाम के हिसाब से सोचिए या सिलेक्शन विलेक्शन लीजिए, देखते हैं भूमिका क्या है। इससे सूचनाओं के लोकतांत्रिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, ब्लॉग हैं, ऑनलाइन फोरम के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार रखता है। जो ऑनलाइन फोरम है उनके माध्यम से आप क्या रखते हो, अपने विचार रखते हो कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ आपके बारे में, या फिर कुछ अन्य चीजों के बारे में, सरकार के बारे में, किसी धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने अनुभव देते हैं और अपने दृष्टिकोण देते हैं कि वैश्विक स्तर पर साझा हम कर सकते हैं। इससे लोग सरकारों और अन्य हितधारकों को उनके कार्यों और नीति हेतु जवाबदेही ठहराने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये भी एक भूमिका है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के हनन और अन्य सरकारी भ्रष्टाचार उजागर होने के साथ जो है पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इससे सत्ता के दुरुपयोग को रोक लगती है और पारदर्शिता, न्याय, विधि के शासन जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। तो किन किन चीजों से देखो बढ़ावा मिल रहा है, किन किन चीजों में ये चीजें यूज हो रही हैं, वहां पर उनकी क्या भूमिका है, आप ये देखिए। जो पूरा दिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फलाना फलाना चलता रहता है ना, उनकी क्या भूमिका है। आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर स्टेट परीक्षा देने वाले हैं, यार आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि भाई भूमिका पूछे कि जिन चीजों को आप पूरा दिन यूज करते हैं, बताइए उनका भूमिका क्या है। इस चीज में अपनी जो आप विचार प्रकट कर सकते हैं उसमें क्या भूमिका, आप क्या क्या चीज चेंज ला सकते हैं, आपकी विचार क्या क्या चीज चेंज ला सकते हैं, या लोगों के विचार कैसे यूज हो रहा है उस चीज का। ठीक है, इससे लोग सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खुद को संगठित करने हेतु सक्षम होते हैं, जिससे कि सामाजिक आंदोलन के साथ इनकी जो है सक्रियता को बढ़ावा मिलता है। इससे अधिक समावेशी और सहभागी लोकतंत्र के विकास में योगदान मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो क्या हुआ, योगदान, भूमिका, कैसे हम चीजों को मिल रहा है और क्या क्या सकारात्मक चीजें देखने को मिली। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि महान लोग भी तो हैं, अच्छे लोग जो भूमिका पर अपने विचार प्रकट करके कुछ चीजें चेंज करते हैं कि भाई आइए हम आप लोगों के लिए ये कर देते हैं, या फिर हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। और कुछ महान लोग हैं जो ऐसा भी करते हैं, वो भी लोग देखते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्ट रहते हैं, नकारात्मक सकारात्मक, तो दोनों चीज देखते हैं। चुनौतियां देखते हैं हमारे सामने क्या है। गलत सूचना का दुष्प्रचार, डिजिटल युग में गलत सूचनाओं के प्रसार में तीव्रता आई है। इसके निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो नकारात्मक इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हेट स्पीच की बात करें और हिंसा जैसी गतिविधि को बढ़ावा मिलना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हेट स्पीच, हिंसा जैसी गतिविधि को बढ़ावा देने में भूमिका है। ये भी चीज होती है, ये भी एक प्रकार की भूमिका है। जवाबदेही का अभाव है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामग्री के मूल स्रोत जो है उनका पता न लग पाना और जवाबदेही का अभाव बना रहना। ठीक है, क्षेत्रीय अधिकार संबंधी जटिलता, यानी कि इंटरनेट का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने के कारण इससे क्या हुआ है कि विनिमय में जटिलता आई है। विभिन्न देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में अलग अलग विधिक ढांचे और सांस्कृतिक मापदंड मौजूद हैं। कहीं पर कुछ कानून है, कहीं पर कुछ कानून है, तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, गोपनीयता संबंधी चिंताएं बात करें तो ऑनलाइन मुक्त भाषण के अक्सर व्यक्तिगत जानकारी का आदान प्रदान होने से गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा होती है। नैतिक और कानून ढांचे की बात करें तो ऑनलाइन मुक्त भाषण से जटिल नैतिक और कानून प्रश्न उठते हैं। तो ये चुनौतियां में आप पॉइंट दे सकते हैं कि भाई इस तरह की चीजें हैं, जिन चीज का आप पूरा दिन यूज करते हैं उसका ऐसे यूज करना है। ऐसे यूज का मतलब एग्जाम उसको ऐसे देखता है। ठीक है, तो आप भी एग्जाम के हिसाब से देखो, बाकी मनोरंजन करना चाहिए, मैं इस चीज को नहीं करता कि भाई मनोरंजन नहीं, मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन करो, मगर जब पढ़ाई की बात आए तो उसको देखो पढ़ाई की तरह। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं। ऑनलाइन मुक्त भाषण डिजिटल युग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसके विनिमय के साथ जो है शासन समक्ष कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न होती है। महत्वपूर्ण है मगर चुनौती भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने और इंटरनेट की नकारात्मक सामग्री का प्रसार समस्या के समाधान हेतु हम हेट स्पीच, इंटरनेट के क्षेत्राधिकार संबंधी जो जटिलताएं हैं एवं गोपनीयता संबंधी चिंताओं जैसे मुद्दों को सावधानी पूर्वक विचार करके इसकी आवश्यकता हमें है कि भाई इस पर विचार करना चाहिए कि इनका क्या करें, इन महान विभूतियों का, इन प्रॉब्लम्स का हम क्या करें। ऑनलाइन मुक्त भाषण की सीमा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला एक नया डिजिटल इंडिया अधिनियम लाया जाने की हमें स्वयं की मांग चल रही है, और ये मांग होनी भी चाहिए कि भाई आपकी सीमा क्या है। मुक्त भाषण की सीमा कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो ये बहुत बेहतरीन दो क्वेश्चन हमने देखे, उनके औसत देखिए, जो डेली आप यूज करते हैं, जो मुद्दे रहते हैं उन पे हम क्वेश्चन लेके आते हैं। तो ये चीज आपने देखी कि आपके अंदर से जो चीजें हैं क्या थोड़ा थोड़ा सा निकलना स्टार्ट हुआ है कि हाँ हम भी क्रैक कर सकते हैं।
तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उस चीज की हमें बहुत जरूरत है। हमारे चैनल को इधर उधर शेयर कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक वो चीज पहुंच पाए जिनको इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।